मैं नमन शुक्ला आज के इस सेशन में बताने वाला हूं, एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि मेरा वीडियो ये बनाने का उद्देश्य है, इस वीडियो के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य छुपा हुआ है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं एक भारतीय होने के साथ साथ में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक एक गहन अध्ययन करने के बाद में एक महत्वपूर्ण योजना और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। तो कृपया करके ये वीडियो जो भी 5 से 10 मिनट होने वाला है, कृपया करके आप अपने पांव जमा के बैठ जाइए, क्योंकि काफी कुछ इस वीडियो में होने वाला है। और ये वीडियो हर उस आदमी के लिए है जिसका कहीं ना कहीं दिमाग जिंदा है, यानी जो अपने आप को इस दुनिया में समझता है कि मैं सोचने समझने में बहुत आगे हूं और मेरा बुद्धि परिपक्व है, वही इस वीडियो को समझ पाएगा, नहीं तो कोई और नहीं समझ पाएगा। इस वीडियो को केवल पढ़े लिखे आदमी नहीं देख सकते, इस वीडियो को हर उस आदमी के लिए है जिसका दिमाग कहीं ना कहीं जिंदा है और जो सोचने समझने की क्षमता रखता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि मैं बात करने वाला हूं भारत के बारे में। आजकल भारत में इतनी अवधारणाएं फैली हुई हैं, अगर मैं चारों तरफ की स्टडी करता हूं और ये पाता हूं कि जो हमारा पड़ोसी है, यानी जो हमारा अपना है, उसके प्रति हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो हमसे कभी मिल ना पाए। जैसे मैं बात करना चाहूंगा इस सेशन में, पहले आपको एक टॉपिक बेस से मैं इस सेशन को जोड़ रहा हूं, उसके बाद ही इस सेशन के मूल उद्देश्य को बताऊंगा क्या है। अगर मैं एक घर की बात करूं तो अगर कोई घर से कोई बच्चा इधर उधर बिखर गया है, तो अगर उस बच्चे को घर में मिलाना है तो क्या उस बच्चे को आप गाली देके या मार करके मिला सकते हैं? कहीं ना कहीं उसको आप बुलाइए कि आप आइए मेरे अंदर, और फिर उसको 4 गाली दे दे, 4 डंडा दे दे, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात मैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों पर लगा था। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो भारत कई सहस्त्र वर्षों से पुराना है, यानी कई सहस्त्र वर्षों से भारत चला आ रहा है। और उस समय अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत की संस्कृति पूरे राष्ट्र में, यानी पूरे विश्व में भारत की संस्कृति जननी मानी जाती है। विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था और हम लोग कहीं ना कहीं इस दुनिया में एक उभरती शक्ति के साथ में आगे बढ़ रहे थे। और अगर ऐसा चलता रहता तो अगर इस बीच में भारत कहीं ना कहीं अलग ना हुआ होता तो आज दुनिया में भारत एक नई शक्ति के रूप में सबसे आगे होता। और ऐसा संभव कब हो पाया था? ऐसा संभव हो पाया था जब भारत एक अखंड राष्ट्र था। यानी वर्तमान स्थिति अगर मैं भारत को बताऊं अखंड भारत की, तो उसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और चीन में जो इस समय तिब्बत क्षेत्र है, तिब्बत तक हमारा साम्राज्य था, और पाकिस्तान। तो अगर अखंड भारत की बात करूं तो अखंड भारत ही एकमात्र उद्देश्य है भारत को आगे ले जाने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो भारत एक उभरते राष्ट्र के रूप में कभी बनने में देर नहीं है। लेकिन ऐसा होगा कब? जब भारत की जनता को यह सोचना पड़ेगा। भारत की जनता मतलब क्या? सरकार। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे साम्राज्य को भारत की जनता ही चला रही है। और जहां तक सरकार कमजोर है वहां की व्यवस्था कमजोर ही होगी, क्योंकि भारत की जनता खुद एक सरकार है। मैं अगर बात करूं तो भारत को और भारत की जनता को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे इसमें लोग मिलना चाहें। अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो भारत के लोग आज गांधी को गाली देते हैं, क्योंकि गांधी ने कहीं ना कहीं बंटवारा करा दिया, सब लोग कहते हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो पाकिस्तान को क्यों दुश्मन मारते हैं भाई? जब आप गांधी को इतना डांट रहे हैं, इतना गाली दे रहे हैं कि बंटवारा करा गया, तो आप मिला लीजिए। आप तो यहाँ अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है तो उसमें जो किसी लायक नहीं है इस धरती पे, इस भारत में, वो भी बैठ के भैया चाहे जो पाकिस्तान हारना चाहिए, चाहे जिससे इंडिया हारे, लेकिन पाकिस्तान से हारना नहीं चाहिए। आप पाकिस्तान से जीत के क्या करेंगे? आप चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, हालांकि इसमें सफल हो गए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी उपलब्धि है। लेकिन इसमें पाकिस्तान को चिढ़ाना क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा ही तो राष्ट्र है। कहीं ना कहीं एक दिन वो आके हमारे नहीं तो अंदर होगा। आप इतना कुछ करने के बाद अगर सोच रहे हैं कि पाकिस्तान आकर के हमसे मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप उसको मारेंगे, गाली देंगे और वो आके मिल जाएगा। आपको अपनत्व की और भाईचारे की भावना को पैदा करना होगा। और अखंड भारत तभी बन पाएगा जब इंडिया यानी भारत का हर एक बच्चा एक दूसरे की इज्जत करेगा। अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करूं, तो उस समय कितनी अच्छी समृद्धि रही होगी। सब पूरा अखंड भारत था। अगर मैं मगध साम्राज्य की बात करूं तो इतने अच्छे राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में उदयन, अजातशत्रु, उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और सम्राट अशोक की तो बात ही अलग है। उस समय विदेशी शक्तियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कहीं ना कहीं भारत में आकर के आक्रमण करें, क्योंकि भारत एक राष्ट्र के रूप में उस समय था। अगर आप सोचें तो सबसे पहले ईरानियों ने भारत पे आक्रमण बोला जब डेरियस फर्स्ट ने आक्रमण किया। उस समय कन्नौज और कांधार को जीत लेता है। उसके बाद दुनिया विजेता सिकंदर चलता है भारत पे आक्रमण के लिए। उसने गोगामाला के युद्ध में हालांकि डेरियस प्रथम को हराया और खुद काबुल और कंधार को पा लिया। लेकिन इसके बाद में उसने जब 326 बीसी में, ईसा पूर्व 326 बीसी की मैं बात कर रहा हूं, जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है, उस समय राजा पुरु रहते हैं, झेलम वाले विदास्ता वार के नाम से उसको जानते हैं। सिकंदर राजा पुरु की महानता को और लड़ाई को देखकर इतना भयभीत हो गया कि हालांकि उसने युद्ध जीत तो लिया, लेकिन उसे साम्राज्य को लौटाना पड़ा, क्योंकि इतनी भयानक लड़ाई राजा पुरु ने उस समय लड़ी। तो कहीं ना कहीं लड़ने वालों की कमी नहीं है भारत में। उसके बाद में 325 बीसी में दुनिया विजेता सिकंदर को कहीं ना कहीं भारत से वापस जाना ही पड़ा, क्योंकि भारत उस समय इतना मजबूत था कि सिकंदर जैसे दुनिया विजयी को भी भारत छोड़ के जाना पड़ा। तो मैं बात कर रहा हूं, अगर चंद्रगुप्त मौर्य
या सम्राट अशोक या हर्षवर्धन के समय बाबर या हुमायूं या अकबर जैसा नामक अगर कोई बंदा आया होता तो चीर के आधा कर दिए होते, क्योंकि उस समय एक शक्ति था भारत। मैं अगर बात करूं तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का साम्राज्य चला जाता, उसके बाद कोई योग्य शासक भारत में हुआ ही नहीं और विदेशी शक्तियों को आने का एक सुनहरा मौका मिल गया। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करता है, हालांकि पहले 2 आक्रमणों में सफल नहीं हुआ, लेकिन 712 ईस्वी में उसने सफल होकर और आके भारत अधिपत्य करके जजिया कर लगा के और ये सब करके वापस चला जाता है। फिर आता है महमूद गजनबी आता है, जो कि 17 बार आक्रमण करता है। 16 बार आक्रमण आपको पता होगा। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ करके, और उस समय भारत में कोई नहीं रहता है कि भारत को बचा सके। क्यों? क्योंकि हम लोग आपसी मतभेद हो गया। उसके बाद में हालांकि महमूद गजनबी और मोहम्मद बिन कासिम का कभी भारत में राज करने का वो नहीं था, केवल वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे और धन लूटना चाहते थे, ऐसा हुआ भी। उसके बाद में मोहम्मद गौरी जब एक्टिव होता है 1173 ईस्वी से, तो उसने कुछ वार जीते, कुछ वार हारे, लेकिन मुख्य रूप से 1191 में तराइन की फर्स्ट वार में, यानी तराइन की पहली लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जो विदेशियों और भारत के बीच में थी। वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच नहीं थी, वो भारत और विदेशियों के बीच थी। यानी वही विदेशियों का आना एक महत्वपूर्ण समय था और आए भी। हालांकि 1191 में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों साथ रहते हैं और इतनी बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को हराते हैं कि उसे छूट की जाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि अगर दुश्मन आपके घर में आ रहा है तो कहीं ना कहीं घर में ही कुछ कमी रही होगी। 1192 में जयचंद की एक बेटी होती है जिससे पृथ्वीराज चौहान शादी कर लेते हैं और यहीं से शुरू होता है भारत के साथ विनाश, और भारत यहीं से टूटता है, क्योंकि जयचंद उस समय पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी कर लेता है और खुद जयचंद जाकर के विदेशी आक्रमण मोहम्मद गौरी को बुलाता है कि आप आकर के फिर से पृथ्वीराज चौहान पर लड़ाई कीजिए और मैं आपका साथ दूंगा। 1192 में दूसरी लड़ाई होती है और वहां से आकर के मोहम्मद गौरी जीत जाता है। हालांकि आप अगर बाहरियों को घर में मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पे भी वो भारी पड़ सकता है। 1194 में यही होगा, चंदावल के युद्ध में फिर जयचंद को भी मार दिया मोहम्मद गौरी और खुद एक साम्राज्य की स्थापना कर दी। इस प्रकार से भारत का साम्राज्य मध्यकालीन भारत में था। यानी हम लोग प्राचीन में बहुत ताकतवर थे, लेकिन हर्षवर्धन के बाद से मध्यकालीन भारत में कहीं ना कहीं हम बिखरना चालू हुए। लगभग 350 साल मुगलों ने हम पर शासन किया, 350 साल ही हम पर गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत चला, तुर्कों ने शासन किया। ये सब लगभग 200 साल हमारे ऊपर ब्रिटिश इंडिया शासन करती रही और ब्रिटिश इंडिया शासन करने के बाद भी ऐसा बीज बो के गई कि आज तक भारत इस बीज से नहीं उभर पाया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर इंडिया को, भारत को आगे बढ़ना है तो हमें एक अखंड राष्ट्र बनाना पड़ेगा। और अखंड राष्ट्र बनेगा कैसे? गदर 2 की मूवी निकाल के नहीं बनेगा, पाकिस्तान को चिढ़ा के नहीं बनेगा। आप भाई पाकिस्तान को क्यों चिढ़ाते हो? वो हमारा ही तो है। आपको गदर 2 मूवी अगर बनानी है, आप चीन पे बनाइए, चीन से लेके आइए, जाइए ब्रिटेन पे जाइए। हमें अपने का ही नहीं देखना है, अपने घर में किसी की बराबरी नहीं करती है, दुनिया से लड़ना है, दुनिया में एक शक्ति के रूप में उभरना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक शब्दों में कि भारत एक अखंड राष्ट्र तभी बन पाएगा जब भारत की जनता में यह हुंकार होगी कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सब हमारे ही हैं और हमें इनसे जलना बंद होगा। क्योंकि भारत के बच्चे में पाकिस्तान की एक ऐसी बीज बो चुकी है कि पाकिस्तान बहुत ही खराब है। गांधी जी ने बंटवारा करा दिया। क्या पता अगर गांधी जी को आप लोग समझे तो गांधी जी कभी हिंसा का समर्थन किए? नहीं। 1915 से लेकर के 1930, 35, 39 तक, 40 तक चलते रहे, कभी हिंसा का किया? लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लाकर के एक हिंसा का समर्थन किया कि नहीं? तो उन्होंने एक समय आने पे किया। तो क्या पता गांधी जी भी आगे आने वाली स्थितियों में कहीं ना कहीं कुछ सुधार लाके भारत और पाकिस्तान को एक कर देते, लेकिन नाथूराम गोडसे ने उनको मार दिया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमें पाकिस्तान को अपना भाई मानना है और उसके साथ रहना है, उसको चिढ़ाना नहीं है, चाहे हम चंद्रयान 3 में लैंड करें या फिर कोई मूवी निकालें, उसके प्रति हमें अच्छा सोचना है। क्योंकि आप अगर किसी के प्रति अच्छा सोचोगे तभी वो आके हमसे मिलेगा, अगर अच्छा नहीं सोचोगे तो और दूर भागता चले जाएगा और कहीं ना कहीं भारत फिर पीछे रह जाएगा। क्योंकि भारत को अगर आगे निकलना है तो हमें एक अखंड राष्ट्र बनाना ही होगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को ये समाचार देना चाहता हूं कि अगर अखंड भारत बनाना है तो अखंड भारत बनाने के लिए जिस प्रकार से नाटो, यूएन ने एक संस्था है, इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी को भी एक संस्था खोल देनी चाहिए और उस संस्था में केवल जितने अखंड देश थे, अखंड भारत जब था, जितने देश थे उतने देश में से ही लोग शामिल होंगे और उस संस्था में कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि अगर भारत अखंड भारत होता है तो उससे क्या क्या फायदा होते हैं भविष्य में और उससे क्या क्या नुकसान होते हैं भविष्य में अगर अखंड भारत नहीं बना। तो हालांकि यहाँ से कुछ पॉइंट निकल सकता है, क्योंकि ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से कभी दुश्मन या कभी लोग आकर के ये नहीं कहेंगे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारी सोच पे अच्छा लगा हो, तो आप कृपया करके इसे शेयर कीजिए हर उस आदमी के पास जिसका दिमाग जिंदा और जो कुछ करने की सोच रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।